नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं विजय बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। गुड इवनिंग सभी को, शाबाश। हाँ, कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हमने पढ़ा था शांतलदेव के बारे में पढ़ रहा था, कुछ बातें बीच में रह गई थी। तो देखिएगा, शांतलदेव के साथ में जो घुड़ला खां था उसका एक पिंपाड़ क्षेत्र में युद्ध होता है और उसी युद्ध में घुड़ले खां मारा जाता है और उसी की खुशी में जो वहां लड़कियां थी जिसका अपहरण किया था घुड़ले खां ने, और वो नृत्य करना शुरू कर देती है और इसी दिन से ही एक नया नृत्य अस्तित्व में आता है। उस नृत्य का नाम क्या है? घुड़ले खां का नृत्य, यानी घुड़ला नृत्य जिसको हम बोलते हैं, उसकी याद में किया जाने वाला। लेकिन घुड़ले खां की एक पुत्री थी जिसका नाम गिंदोली था, और गिंदोली उस समय रानी किसकी थी? तो शांतलदेव की। तो एक तरीके की रिश्तेदारी थी। लेकिन फिर गिंदोली के आग्रह पर शांतलदेव ने मारवाड़ में इस घुड़ला नृत्य को मनाने की परमिशन दी। तो ये हमेशा गणगौर के उत्सव पर किया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो मारवाड़ का कौन सा है? घुड़ला नृत्य है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये घटना घटित हुई थी, तो वो एक महत्वपूर्ण इसकी एक तिथि मानी जाती है। खैर आगे चलते, शांतलदेव की 1492 में मृत्यु हो जाती है। फिर आगे चलते, सूजा और बाघ सिंह जैसे लोग आते हैं, लेकिन इतिहास में कोई ज्यादा उनकी उपलब्धि नहीं है। और आज अपने इसमें आगे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे राव गंगा। किसको पढ़ेंगे भाई? राव गंगा को। ठीक है भाई। राव गंगा का समय हम देखेंगे 1515 से लेकर 1500 लगभग 32 तक का है, और कहीं कहीं आपको 31 भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखिएगा साहब, जो राव गंगा है ये नशा करने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये नशा किसका करता है? ये अफीम का सेवन करता है। किसका सेवन करता है? अफीम का सेवन करने वाला व्यक्ति था। लेकिन इस बात की जिसने पुष्टि की है इतिहासकार, उसका नाम आता है रेव। यानी रेव इतिहासकार के अनुसार जोधपुर का राव गंगा अफीम का सेवन करता था, ऐसा माना गया है। देखिएगा, उसके बाद में हम आगे देखें तो इसकी जो शादी होती है, यानी राव गंगा का जो ब्याह होता है या शादी होती है, वो सिरोही राज्य में होती है। कौन से राज्य में होती है? वो सिरोही राज्य के अंदर होती है। और सिरोही राज्य के अंदर इस समय जो राजवंश था उसका नाम क्या है? चौहान वंश है। कौन सा राजवंश था यहाँ पर? चौहान वंश था। और चौहानों का इस समय एक राजा था जिसका नाम आता है जगमाल। क्या नाम आता है? जगमाल चौहान इस समय यहाँ सिरोही के क्या थे? राजा थे। और इसकी एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था मणिक दे। उस पुत्री का नाम क्या था? मणिक दे की शादी होती है। दे का मतलब होता है देवी, और इसकी शादी किससे हो जाती है? यानी इसकी शादी होती है इधर राव गंगा से, और राव गंगा को एक पुत्र होता है और जिसका नाम आता है मालदेव। इन्हीं से एक पुत्र होता है, उसका नाम क्या आता है? मालदेव राठौड़ आता है। इतिहास में मालदेव राठौड़ का राजस्थान के इतिहास में, मारवाड़ में नहीं अपितु राजस्थान के इतिहास में हमारे मालदेव राठौड़ का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। और जोधपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक, जिसके समय में जोधपुर का सर्वाधिक जो विस्तार होता है वो किसके समय में होता है? मालदेव राठौड़ के समय में सबसे ज्यादा जोधपुर का क्या होता है? विस्तार होता है। और मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी के अंदर इसका जन्म होता है। लेकिन इससे पहले हम समझिएगा, राव गंगा के समय में बहुत बड़ी विपदा नागौर क्षेत्र में उत्पन्न हो रही थी। राव गंगा के समय में आसपास के इसके जोधपुर के अंतर्गत आने वाले जो राज्य थे उनके अंदर देखा जाए तो जो सामंत लोग थे वो अब राजा की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। उसमें अगर हम उदाहरण लें तो नागौर का उदाहरण हम ले सकते हैं। देखिएगा, राव गंगा का एक चाचा था शेखा नागौर के दौलत खां के साथ में मिलकर षड्यंत्र कर रहा है। किसके खिलाफ? राव गंगा नशा करने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा ही होना था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आगे देखेंगे तो यहां कहानी शुरू होती है नागौर से। नागौर को जब हम पढ़ते हैं तो नागौर का इस समय एक राजा था जिसका नाम था दौलत। क्या नाम था? दौलत खां यहाँ का प्रमुख सरदार हुआ करता था। दौलत खां ने शाही आदेश मानने जोधपुर के बंद कर दिए थे। इसी बात से नाराज हो गया था राव गंगा। राव गंगा ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था बीकानेर राज्य में। और ध्यान रखिएगा, इसी समय इसने बीकानेर राज्य के राजा, बीकानेर इस समय जो राज्य है यहाँ का जो राजा था आप जानते हो, यहाँ पर भी कौन थे? यहाँ पर राठौड़ थे। और यहाँ से इसने राव
राव जेतसी, ध्यान रखेंगे यहां जो राव जेसी था, इस समय यहाँ का राजा कौन था, राव जेसी था। राव जेसी से संपर्क साध लिया इसने कि भाई नागौर आइएगा, नागौर में हमारा युद्ध होने जा रहा है दौलत खां के साथ में, और साथ में इसके एक व्यक्ति और भी जुड़ा हुआ था शेखा, और ये इसका अपना ही कोई रिश्तेदार था। देखिए साहब, अब यहां पर युद्ध की स्थिति बनती है और इस युद्ध का नाम है सेवकी का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये ध्यान देंगे हम, सेवकी युद्ध। याद रखेंगे कुछ घटनाओं में इस प्रकार के प्रश्न डाल दिए जाते हैं, व्यवस्थित करते तब ये बड़े काम आते हैं। तो सेवकी का युद्ध कब होता है, 1529 ईस्वी में होता है। सेवकी का जो युद्ध होता है वो दौलत खां और राव गांगा के मध्य होता है। इसमें जीता कौन था, राव गांगा थे। वो क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन इसी समय एक बहुत बड़ी आफत आ जाती है पूरे राजस्थान के ऊपर, और आप जानते हो वो कौन से राज्य में इस समय ये दिक्कत आती है, मेवाड़ राज्य में। और मेवाड़ राज्य में इस समय राजा थे वो कौन थे, राणा सांगा थे। कौन थे भाई, राणा सांगा थे। राणा सांगा मेवाड़ के इस समय राजा थे। और आप जानते हो राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था। 27 साल की उम्र में ये राजा मेवाड़ के राजा बने थे राणा सांगा। जब राणा सांगा राजा बने थे तब दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के अंदर तुलु वंश का राजा भी 1509 में, जिसका नाम था कृष्ण देव राय। और इन राजाओं का उल्लेख बाबरनामा में बाबर ने किया था, तो उनके समकालीन थे। आपको ध्यान में रखना है, मेवाड़ में सांगा तो मारवाड़ में गांगा। सांगा और गांगा दोनों क्या है, समकालीन है, एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, ये समकालीन माने जाते हैं। थोड़ी सी मैं ध्यान अपने इधर ध्यान देना है। जब मेवाड़ राज्य का राणा सांगा था तब भारत पर एक व्यक्ति आ जाता है, उसका नाम है, भारत पर आक्रमण करते हुए वो सफल हो जाता है, उसका नाम था बाबर। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाल दी थी पानीपत के युद्ध में। ध्यान रखिएगा यहां पर इसका आगे चलकर 1527 का जब समय आता है, 1527, तो याद रखेंगे यहाँ 17 मार्च, कितने मार्च, 17 मार्च 1527 को भरतपुर रियासत के अंदर खानवा नामक स्थान पड़ता था। इसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध है ये होता है राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। किसके मध्य होता है ये युद्ध, राणा सांगा और बाबर के मध्य। जब ये युद्ध की स्थिति बनती है राजस्थान में, तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध के अंदर उसने अपना धर्म युद्ध बना दिया था कि अगर हम यहां से भाग जाते हैं तो हम यहां से कायर कहलाएंगे, हमें काफिरों पर विजय प्राप्त करनी, हमें इस्लाम का ध्वज फहराना यहां पर। लेकिन यहां पर मेवाड़ के राणा सांगा ने भी राजस्थान के तमाम राजाओं को पत्र लिखते हुए कहा था, पाती परवन के तहत राजस्थान के कई राजाओं को बुलाया था कि ये अकेले मेरे मेवाड़ की लड़ाई नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म की लड़ाई है, ये हमारे सब हिंदुओं की लड़ाई है, ये पूरे राजस्थान के राजाओं की लड़ाई है। इसीलिए अगर हमारे कोई व्यक्तिगत कारण से मन मुटाव हुए हैं तो उन सबको भुलाते हुए हम सबको एक ध्वज के नीचे इकट्ठा होकर हमें इन तुर्कों, इन मुगलों के खिलाफ लड़ना है। वास्तव में हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई आप कह सकते हो। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा का आमना सामना होता है वो बाबर से होता है। लेकिन इसी समय हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है, और यहां से एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से राणा सांगा ने पत्र लिखा था मारवाड़। ध्यान रखेंगे ये इस समय हमारे मारवाड़ का राजा था राव गांगा। राव गांगा के पास में पत्र आया तो राव गांगा ने अपने पुत्र को भेजा था। यहां से मालदीव जाता है, यहां से मालदीव यहां 4000 सैनिकों के साथ में उपस्थित हुआ था। ध्यान रखिएगा यहां से कॉलेज लेक्चरर के प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, और अन्य एग्जाम में भी यहां से मैंने 4-5 ऐसे प्रकार के इसी टॉपिक से प्रश्न देखे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां से दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। कैसा प्रश्न, राणा सांगा के समकालीन, राणा सांगा के समकालीन खानवा युद्ध के समय में मारवाड़ का राजा कौन था, बिल्कुल उत्तर आएगा साहब राव गांगा। उसके बाद में ये आता है कि राणा सांगा के खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस राजा ने सहयोग किया था। ऑप्शन नंबर 1 राव गांगा, ऑप्शन नंबर 2 मालदेव राठौड़, ऑप्शन नंबर 3 शुजा, ऑप्शन नंबर 4 जोधा। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा किसने सहायता की थी। तो आपका कमेंट ऑप्शन उत्तर यही आना चाहिए कि उस समय राव गांगा ने सहायता की थी। शासक का प्रश्न पूछा है, उस समय शासक कौन था, तो राव गांगा।
उसके बाद में सीधा ही प्रश्न पूछ ले कि खानवा युद्ध में कौन उपस्थित हुआ था, मालदेव राठौड़ उपस्थित हुआ था 4000 सैनिकों के साथ में, लेकिन ये सब लोग पराजित होकर लौटे थे। तो ये आप बहुत बड़ा युद्ध कह सकते हो और वास्तव में मुगलों की नींव पड़ी थी वो खानवा युद्ध में पड़ी थी। लेकिन हम यहाँ डिटेल खानवा युद्ध की नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि हम ये सब चीजें आगे मेवाड़ में अलग से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न ध्यान में रखने, ज्यादा यहाँ से कुछ भी नहीं अपन को पढ़ना है। तो सेवकी का युद्ध होता है 1529 में, इसमें जीता कौन था? राव गंगा। कोई बात नहीं, जीत गया साहब। इसके बाद में अफीम का सेवन करने वाला कौन था? तो राव गंगा था। राव गंगा ने किस राजा से सहयोग लिया था सेवकी के युद्ध में? बीकानेर के राव जैसी से। सेवकी का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? दौलत खां के खिलाफ लड़ा था। सेवकी का युद्ध कब लड़ा था? 1529 में लड़ा था। और इसके बाद में राव गंगा ने राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में किसको भेजा था? तो आपका उत्तर आ जाएगा साहब मालदेव राठौड़ को भेजा था। तो यहां से 4-5 प्रश्न आप कवर कर सकते हो। इसके बाद में देखिएगा एक ऐसा समय आता है, अपने नाम से थोड़े बहुत काम करवाए थे घनश्याम जी, गंगेला तालाब, ये सब चित्तौड़गढ़ में इसने बनवाए थे। लेकिन अब एक हत्या का साजिश होती है। यहां मालदेव राठौड़ ने एक टाइम था 9 मई 1532 को ऐसा माना जाता है कि मालदेव राठौड़ ने मेहरानगढ़ दुर्ग से धक्का दे दिया था। और धक्का किसको दिया था? तो वो राव गंगा को दिया था। और राव गंगा के गिरने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मालदेव राठौड़ ने अपने पिताजी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और ये हत्या करके यहां से भाग जाता है मालदेव राठौड़। इसी के साथ में हमारे राव गंगा की तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद में हम देखेंगे अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मालदेव राठौड़ है। चाहे रेट के अभ्यर्थी हो आप, चाहे पटवार कांस्टेबल कोई भी एग्जाम हो, याद रखिएगा अगर आपको मारवाड़ पढ़ना है तो आपको मालदेव बढ़िया से आने चाहिए। 50-60 प्रश्न जो मालदेव के बनते हैं, अगर वो आते हैं तो यहां से एग्जाम में 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने हर प्रकार से मालदेव को पढ़ेंगे और साथ में प्रश्न बनाते चलेंगे। आगे इसमें देखिएगा अब हम कहानी शुरू करते हैं मालदेव राठौड़। समय देखिएगा 1532 से लेते हैं तो लगभग 62 तक का, 1532 से लेकर 1562 ईस्वी। कहीं किताबों में आपको 31 भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूज करने वाली बात इसमें नहीं है। अब इसमें देखिएगा अब यहां हम देखते हैं मालदेव राठौड़ सामान्य परिचय में हम देखिएगा इसकी माता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम क्या था और इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म कब हुआ? माता का नाम इसके था मणिकदे। माता का नाम क्या था? मणिकदे था। पिता का नाम क्या था? राव गंगा। क्या नाम था भाई? राव गंगा था। जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को जन्म किसका हुआ था? राजस्थान के मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण राजा का जन्म हुआ जिसका नाम है मालदेव राठौड़। लेकिन क्या मानते हैं? पितृहंता पुत्र के रूप में मानते हैं। किसके रूप में मानते हैं? पितृहंता पुत्र के रूप में मानते हैं। राठौड़ों का वह पहला राजा जिसने अपने पिताजी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ऐसा आरोप किस राजा पे लगा था? तो याद रखिएगा वो मालदेव राठौड़ पर लगा था। तो प्रथम पितृहंता पुत्र के रूप में हम मालदेव राठौड़ को जानते हैं। अगर दूसरा पूछ लिया जाए मारवाड़ का तो वो आएगा बख्त सिंह राठौड़ जिसने अजीत सिंह राठौड़ की हत्या की थी, वो दूसरा होगा। अब हम यहां से देखेंगे अब मालदेव ने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा था तो इसने अब किसी भी सामंत को बख्शने के मूड में नहीं था। इसके दिमाग में एक बात थी कि मैं राजस्थान के अंदर मारवाड़ रियासत को सर्वे सर्वा बना दूंगा, सबसे ज्यादा विस्तार करने वाला राजा है तो वो कौन है? वो मालदेव राठौड़ ही है। ये ध्यान रखना। मालदेव राठौड़ के बारे में कई बातें प्रचलित हैं। इसे कहा जाता है हसमत वाला। इसे क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा। ये फारसी शब्द है हसमत। तो ये शक्तिशाली राजा के रूप में कह रहा है। ये किसने कहे थे? फारसी इतिहासकार है उन लोगों ने कहा था। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा कहा था
और भारतीय क्षेत्र में रहने वाले बदायूंनी ने इसे क्या कहा था, भारत का महान पुरुषार्थ। इसने क्या कहा था कि भारत का महान पुरुषार्थ, भारत का महान पुरुषार्थी राजा, पुरुषार्थी राजा या आप इसे राजकुमार कह सकते हो। ये कहने वाला कौन था, तो ये था साहब बदायूंनी। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़े है भाई, ध्यान से इन चीजों को पढ़ना। यानी मालदेव राठौड़ की माता का नाम मणिक देवी, पिता का नाम राव गंगा, 5 दिसंबर 1511 ईस्वी के अंदर इसका जन्म होता है और इसे पितृहंता पुत्र के रूप में जानते हैं राठौड़ों में। हसमत वाला राजा के नाम से जानते हैं। भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसे कहते हैं, मालदेव राठौड़ को कहते हैं। तो थोड़े साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। अब आगे इसमें देखिएगा, इसके समय में कुछ और भी उपलब्धियां हैं। वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उन चीजों को हम करेंगे। इसके समय में क्या होता है, मारवाड़। इसके समय में होता है मारवाड़ जो चित्रकला है, मारवाड़ चित्रकला का क्या होता है, सांस्कृत उदय होता है। यानी जो उदय होता है, उद्भव होता है। अब आगे इसमें देखिएगा, मारवाड़ जो रियासत है, मारवाड़ जो रियासत है, मारवाड़ रियासत का सर्वाधिक विस्तार भी होता है। सर्वाधिक क्या होता है, विस्तार। ये बात पढ़ने वाली है। अब देखिएगा, मारवाड़ रियासत का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में होता है, मालदेव राठौड़ के होता है। चित्रकला का जन्म, मारवाड़ चित्रकला का जन्म किसके समय में होता है, तो याद रखिएगा, उद्भव जो होता है अलग अस्तित्व के रूप में होता है, तो मालदेव राठौड़ के समय में होता है। लेकिन इसे कहते हैं 52 युद्धों का विजेता। क्या कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। 52 युद्ध जीतने वाला ऐसा राजस्थान में राजा कौन था, जिसका नाम आता है मालदेव राठौड़। हसमत वाला राजा, भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार जिसे कहा गया है, बदायूंनी ने कहा है, वो कौन है, मालदेव। और फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा के नाम से कहा है, जिसने 52 युद्ध जीते थे। कितने, 52 युद्ध जीते थे, ये ध्यान रखना। देखिएगा, इसका जो क्षेत्र था ना, वो 58 प्रांतों में बंटा हुआ था। 58 प्रांत बोल लो या इसमें आप परगने बोल लो, 58 प्रांतों के अंदर बंटा हुआ क्षेत्र था। किसका, मालदेव राठौड़ का। लेकिन अब आपको यह ध्यान देना है कि मालदेव राठौड़ ने सत्ता के अंदर आते ही सबसे पहले साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। जिसने अपने पिताजी को नहीं छोड़ा है, क्या वो किसी को छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जो तुर्क बैठे हुए थे वो घबरा गए थे कि मालदेव राजा बन गया है, अब बहुत बड़ा खतरा मालदेव से था। तो सबसे पहले इसने, मालदेव ने उन सामंतों को हराना शुरू किया और अपने अधीनता के अंदर लाना शुरू किया। अब चलते हैं अपने, अब इसके अभियानों से हमसे प्रश्न एग्जाम में पूछे तो निश्चित रूप से आप थोड़े से घटनाओं पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से भी प्रश्न बनता है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, देखिएगा, अब आप यहां देखिएगा, अभियान यानी मालदेव राठौड़ के जो अभियान है उनकी हम बात इसमें आगे रखेंगे। तो देखिएगा, इसका जो प्रथम अभियान है, इसका जो प्रथम अभियान है, देखिएगा भाई, इसका प्रथम अभियान कब करेगा, जब राजा बनेगा। जब राजा बनेगा तो अभियान से पहले हम इसका करा देते हैं, राज्याभिषेक करा देते हैं। क्या कराएंगे अपने, इसका राज्याभिषेक करवाएंगे। 21 मई को इसका राज्याभिषेक होता है। 21 मई 1532 को ये राजा बनता है, इसका राज्याभिषेक होता है। लेकिन राज्याभिषेक क्या जोधपुर में होता है, बिल्कुल नहीं। अब कुछ के दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये जोधपुर का राजा है और अपने ही राजधानी में इसका राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ। बहुत बड़ा विरोध हुआ जोधपुर में मालदेव राठौड़ का। जिस समय इसने अपने पिता की हत्या की ऐसा माना गया तो जोधपुर से भागना पड़ा था और मारवाड़ के दूसरे हिस्से पाली के सोजत में ठहरा हुआ था। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वो याद रखेंगे आप, सोजत। और सोजत कहां पड़ता है, ये पाली। और आपने बहुत बार पढ़ा हो, सोजत की मेहंदी बहुत बढ़िया है, खरीदना कभी।
अब राज्याभिषेक सोजतपाली में हुआ 21 मई 1532 को राजा बन गया। राजा बनते ही अब टारगेट पर इसका भाद्राजून पड़ रहा था, तो पहला अभियान करना जाएगा भाद्राजून, लेकिन जोधपुर जाना जरूरी है साहब। अगले महीना, मई के बाद में महीना कौन सा आता है, जून का महीना था, और 5 जून 1532 को 5 जून 1532 का जो टाइम है, ये कहां जाता है, जोधपुर की राजगद्दी पर बैठ जाता है। राजा बन गया 21 मई 1532 को। अगले महीने की 5 तारीख जोधपुर से काम करना शुरू इसने कर दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं कि इसका जो प्रथम अभियान है वो कहां से होता है, तो ये होता है भाद्राजून। जोधपुर के दक्षिणी भाग में ये था भाद्राजून, और भाद्राजून में एक व्यक्ति था वीरास्वामी, ये सामंत था। वीरास्वामी के खिलाफ इसने क्या किया, अभियान किया। मालदेव राठौड़ का पहला अभियान कौन सा है, आप याद रखिएगा, पहला अभियान है भाद्राजून, वीरास्वामी के खिलाफ किया था, और लगभग ये कब किया था, 1532 ईस्वी में। अब अपने इस अभियानों को ही पढ़ लेते हैं। अब यहाँ प्रथम हटा देते हैं। अब अपने इसमें अभियान देखिएगा कि इसके जो अभियान हैं उन पे थोड़ी सी नजर डालें, घटनाओं से प्रश्न आता है, इसलिए मैं जोर देके ये बातें आपको कह रहा हूं। अब इसमें देखो भाद्राजून हो गया, भाद्राजून के बाद में नागौर, भाद्राजून के बाद में नागौर में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है हीराबाड़ी। क्या नाम पड़ता है, हीराबाड़ी में यहां जो व्यक्ति था उसका नाम है दौलत खां। क्या नाम है उसका, दौलत खां। अब याद रखिएगा, ये दौलत खां वही दौलत खां है जिसके साथ में पहले भी लड़ाई हुई थी और अब भी लड़ाई के आसार बन रहे हैं। दौलत खां को अधीनता के अंदर लाना चाहता है तो युद्ध करना बहुत जरूरी होगा मालदेव के लिए। मालदेव बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। मालदेव ने हीराबाड़ी का युद्ध दौलत खां के खिलाफ लड़ा, 1533 में लड़ा। कब लड़ा, 1533 में लड़ा और युद्ध जीत गया। एक पर एक जीत मालदेव के पाले में आती रही है। मालदेव के मन में अब मारवाड़ का सर्वे सर्वा विस्तार करना चाहता है, अन्य रियासतों को पावर दिखा दी और अन्य जो सीमाएं हैं राज्यों की उनके साथ में टकराने लगी मारवाड़ की, जो दूरगामी राज्य थे। चलो ठीक है, अब आगे चले, नागौर से आगे चलते हैं तो अब समय आ गया था मेड़ता, और मेड़ता और इसके पास में अजमेर। यहां से एक व्यक्ति जिसका नाम आता है वीरमदेव। क्या नाम आता है, ये वीरमदेव, मेड़तिया भी बोलते हैं कई लोग इसको। इसके साथ में टकराव, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त के साथ में मालदेव ने सारे संबंध खत्म कर दिए, और एक दरिया जोशी नाम का हाथी था पहले इसी लड़ाई में, और उसी को लेकर ये तनातनी चली। लेकिन अब ये एक युद्ध के अंदर बदल गई, एक दुश्मनी के अंदर बदल गई। आगे चलकर वीरमदेव जो अच्छा मित्र था उसके खिलाफ खड़ा हो गया मालदेव। लेकिन मालदेव के पास में 2 महत्वपूर्ण वीर योद्धा थे, जेता और कुंपा। उनकी कहानी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, ध्यान रखिएगा। अब हम अभियानों को पढ़ेंगे, आप व्यवस्थित कर लीजिएगा इन चीजों को। और ये लगभग 1535 में। आगे चलते हैं, वीरमदेव नाराज हो गया। अब यहां से आगे चलते हैं तो आता है सिवाड़ा। अब जो सिवाड़ा था, सिवाड़ा से कहानी शुरू होती है। तो यहां से एक व्यक्ति जिसका नाम आता है डूंगर जी, इसके खिलाफ भी इसने लगभग 1538 में, और इसके साथ में ही ये दोनों लगभग बराबर में ही अभियान चले हैं, एक जालोर में, और जालोर में जो व्यक्ति था वो सिकंदर खां था। लगभग इसमें भी लगभग 38 के समकालीन, दोनों घटनाएं बराबर ही है ये। अब यह जालोर हो जाता है। अब यहां मालदेव का विजय अभियान रुका नहीं है, मालदेव ने फिर भी अपने अभियानों को क्या रखा, शुरू रखा। इसके बाद में इसने आगे टारगेट किसको किया था, बीकानेर। और आप जानते हो बीकानेर में भी इस समय राजा कौन था, तो उसका नाम था राव जैतसिंह। तो बीकानेर के राजा थे, उसका नाम था राव जैतसिंह। तो राव जैतसिंह थे, और इसके साथ में इसने 1541 ईस्वी में। इसके बाद में देखिएगा, आगे चलते हैं, दिल्ली की तरफ से एक व्यक्ति जिसका नाम आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह जो सूरी है, इसके साथ में युद्ध होगा 1544। अब ध्यान दीजिएगा,
अपने जो भी घटनाएं पड़ी हैं, इन घटनाओं को आप क्या कर लेना है, व्यवस्थित कर लेना है। एग्जाम में हमसे मालदेव के विजय अभियानों को ध्यान में रखते हुए यहां से सीधा प्रश्न घटनाक्रम का प्रश्न बनता है और बड़ा मुश्किल प्रश्न बनता है, और उसमें आगे पीछे करके अगर सेट करना होता है तो निश्चित रूप से प्रश्न गलत ही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहादुराजू, नागौर, मेड़ता, सिवाना, जालोर, बीकानेर और ये दिल्ली की तरफ शेरशाह सूरी को आप रख सकते हो। फिर इनके सामने जो ये लोग हैं, ये जो शासक है, इनका आप ध्यान रखिएगा, और इसके बाद में आप इनको जो समय है उनको आप ध्यान रख सकते हो। बाकी आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना भी रहेगी। एक बार के लिए आप इसी जितनी मैंने बातें करवाई आज की क्लास में उनको थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा, और साथ में भाई नोट्स भी बनाते रहा करो। और सूचना ये रहेगी कि अभी दूसरी क्लास हमारी शुरू हो रही है, वो है राजनीति विज्ञान की, और आपको संजय सर पढ़ाएंगे अभी। तो अभी इस क्लास के खत्म होते ही आपको जो दूसरी क्लास मिलेगी वो आपको संजय सर राजनीति विज्ञान पढ़ाएंगे। और एक हमारा प्रयास है कि अन्य जो विषय हैं उनकी भी क्लास लगाई जाए, लेकिन एक बार हम राजनीति विज्ञान को शुरू कर रहे हैं और उनके साथ में हमारा प्रयास रहेगा, चाहे अंग्रेजी की जो क्लास है वो भी हम शुरू करेंगे, और हिंदी की क्लास भी हम शुरू करेंगे, और मैथ का भी हम सोच रहे हैं। तो उन क्लासों को हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। आपका सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। अगर आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। लेकिन आज की इसी कड़ी के अंदर हमारी जो दूसरी क्लास है वो रहेगी राजनीति विज्ञान, तो आप जुड़े रहिएगा, उस क्लास को भी पूरा आप देखिएगा। और हम चाहे रीट का एग्जाम है, पटवार, कांस्टेबल, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम उसी तरीके की जो विषय वस्तु है वो प्रस्तुत करने वाले हैं। और हमारा प्रयास आगामी यही है कि हम जितना हो सके हमसे, और हमारा जो निर्धारित टाइम है 8 बजे से हमारी क्लासें निरंतर शुरू हो जाएगी। जैसे इतिहास की क्लास आपको रेगुलर मिल रही है, इसी प्रकार पॉल साइंस की भी आपको क्लास हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद में भी हम एक क्लास और जोड़ देंगे। वो आपके जो रिस्पॉन्स है उस पर वो डिपेंड करेगा। और अगर आपकी डिमांड है क्लास की तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सा विषय वो शुरू किया जाए। कल की क्लास के लिए नमस्कार।